ओके, गुड मॉर्निंग मालिक। तो सबसे पहले चैप्टर 4 रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर 2 को चालू करते हैं मालिक। ओके, रिवीजन भी आपने वही सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको कांसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मालिक। ओके, सो चैप्टर 4 में अपने पास चैप्टर का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का मेन स्टैंडर्ड है 315। 330 का थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन 330 आपका पूरा सिलेबस में नहीं है। 315 क्या बोलता है, कितनी चीजें करवाता है? 5 चीजें करवाता है आपसे। सबसे पहला है ऑडिट रिस्क क्या है ये समझाता है, एसएस आरएमएम बताता है, और उसके लिए क्या करना है। तीसरा पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल, चौथा पॉइंट है इंटरनल ऑडिट, एंड पांचवा पॉइंट है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद सबसे पहला था ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क में तीन चीजें थी, डेफिनेशन, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन कंट्रोल रिस्क एंड कैलकुलेशन। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ऑडिट रिस्क में क्या आएगा? ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर प्रोवाइडिंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क में दो चीजें इंक्लूडेड नहीं होगी, ऑडिटर प्रोवाइडिंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ऑडिट रिस्क नहीं होगा। एंड अगर बिजनेस रिस्क है, लीगल रिस्क है, ये ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ऑडिट रिस्क दो कंपोनेंट से बना है, एक है आरएमएम और एक है डीआर। आरएमएम में दो चीजें होगी, एक है कंट्रोल इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क। आरएमएम को हम लोग एसेस करेंगे, डीआर को हम मैनेज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा था। ये होने के बाद ये अपने ऑल टुगेदर चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। 3A जब मैंने पढ़ा था तभी अपने पढ़ा था। ओके, ये होने के बाद अपने पढ़ा क्या, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग कंट्रोल रिस्क। जब हम लोग कंट्रोल रिस्क पता करेंगे तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, चार फैक्टर्स आपको मैंने बताया। सबसे पहले आप देखोगे कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, सेकंड पॉइंट देखोगे आईटी प्रोसेसेस कैसा है, तीसरा पॉइंट आपको टेस्टिंग क्या करनी है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, एंड चौथा पॉइंट है आपका एक्सपेक्टेशन क्या है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए। तो इससे मुझे पता चलेगा कंट्रोल रिस्क कैसा होगा। मैंने आपको बकायदा ये बताया हुआ है कि कंट्रोल रिस्क जब भी अपन एसेस करेंगे तो हम लोग मेनली कंसर्न डिजाइन के ऊपर देखेंगे। दिस इज व्हाट ए कांसेप्ट ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग कंट्रोल रिस्क। सर फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन कैसे होगा। आपका ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू ओके आरएमएम मल्टीप्लाई बाय डीआर, और उसको डिटेल में करना है तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लिकेशन बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लिकेशन बाय डीआर, डिटेक्शन रिस्क। ये कांसेप्ट आप ध्यान रखोगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिट रिस्क। ये कैलकुलेशन होने के बाद अपने पास क्वेश्चन आया था रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के ऊपर कितने क्वेश्चन होंगे मालिक? 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है आपके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, दूसरा क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और तीसरा कॉन्सेप्ट है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। पहला क्वेश्चन था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इसके लिए और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कितने फैक्टर्स रहेंगे? 4। आइडेंटिफाई करो, असेस करो, व्हाट कुड गो रॉन्ग ये पता करो, और लाइक्लीहुड पता करो। ये 4 चीजें हो गई, दैट इज द फैक्टर, एंड इवन दिस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या? ऑडिट क्या प्रोसीजर करेगा, ऑडिटर प्रोसीजर क्या करेगा? तो 3 प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है, इंक्वायरी है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, और ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के साथ इंस्पेक्शन भी आपका आने वाला है। इंक्वायरी में आप किससे किससे इंक्वायरी करोगे? टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करोगे, ओके, इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करोगे, एम्प्लॉय जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है उससे इंक्वायरी करोगे, इन हाउस लीगल टीम से इंक्वायरी करोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करोगे, और साथ में आप और एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से इंक्वायरी करोगे। एनालिटिकल प्रोसीजर से आप आरएमएम में ऐड करोगे। ये कॉन्सेप्ट अपने देखा हुआ है, ये चैप्टर 8 में अपन और क्लियर करेंगे। और ये होने के बाद आपके लिए ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में आप 3 चीजें करोगे। सबसे पहले आप प्लांट एंड फैसिलिटी को ऑब्जर्व करोगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट आप ये देखोगे, एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जो भी डिटेल होगी वो आप पता करोगे। ये होने के बाद आपके लिए आया केओसी। केओसी का फुल फॉर्म था नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। इसके अंदर 2 चीजें हैं। सबसे पहला केओसी लेने के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है, एंड दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर द एरियाज व्हिच शुड बी कवर्ड इन केओसी। सबसे पहला बेनिफिट्स कितने होंगे केओसी के लिए? बेनिफिट्स आपके लिए टोटल 6 दिए हुए हैं। पहले 3 कॉमन बेनिफिट्स है, आरएमएम समझ में आएगा, मटेरियलिटी समझ में आएगी, अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आएगी। उसके बाद स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन यानी सिग्निफिकेंट रिस्क अपने को समझ में आएगा, और इसके बाद और 2 है, आपको ये समझेगा कि भाई ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर तो एक्सपेक्टेशन करने के लिए केओसी मदद करेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या करना है, इसके लिए पॉइंट आपको डिफाइन करेगा। ये था आपका मॉडल का सीक्वेंस। मैंने आपको सीक्वेंस इसमें चेंज किया। पहले 3 पॉइंट आप ऐसे रखो। सबसे पहला है आरएमएम मटेरियलिटी एंड एसएई, आरएमएम मटेरियलिटी एसएई, आरएमएम मटेरियलिटी एसएई, ये पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद और 2 चीज याद रखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझो और एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए एक्सपेक्टेशन करो, और सिग्निफिकेंट रिस्क का ध्यान में रखो। दैट इज योर 6 पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। व्हाई वी नीड टू परफॉर्म केओसी, फायदे क्या है, फायदे क्या है केओसी करने के, और कितने एरियाज ऑफ केओसी है? तो 5 एरियाज ऑफ केओसी हो गए। अगर आपको याद होगा तो एक्सटर्नल, इंटरनल, पास्ट, फ्यूचर एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके बारे में समझेंगे। दैट इज केओसी। इसका डिटेल आंसर आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, जिसका मसाला 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 बहुत कॉन्सेप्ट होगा। ये आंसर कब लिखना है और वो आंसर कब लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ये आंसर जब आपको लिखना होगा जब आपके लिए आंसर के मार्क्स कम होंगे, यानी आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको ये लिखना है। लेकिन अगर 4 मार्क्स या उसके ऊपर वाले मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो आपको चैप्टर 2 का क्वेश्चन आपको केओसी के बारे में लिखना होगा, जिसमें डिटेल आंसर कवर है, यानी आपको इसके अंदर क्या क्या एरियाज कवर है ये भी डिस्कस किया हुआ है। ये होने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा चार्ट आया, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पोर्शन होगा बेसिक, दूसरा होगा आपका एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और तीसरा होगा इवैल्यूएशन। सर सबसे पहला पॉइंट होगा बेसिक्स। बेसिक्स में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ओके बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले ये 2 चीज करते हैं, फिर एस्पेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, फिर एग्जाम इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 4 ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, एसेट्स। ट्रांजैक्शन जो डाले हुए हैं वो ऑथराइज है कि नहीं, ट्रांजैक्शन में कट ऑफ क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी है कि नहीं है, एसेट्स है अनऑथराइज एक्सेस यूज नहीं हो रहा है, एंड एसेट्स का वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं, यानी अगर कोई डिफरेंस है तो उसको बराबर एडजस्ट किया है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल किसके हिसाब से? ऑडिटर के हिसाब से। ओके सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल? कितने बेनिफिट है? 3 बेनिफिट है। सबसे पहले मुझे मालूम पड़ेगा पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहां पर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ये मदद करेगा फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई एसएस आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसकी वजह से मदद मिलेगी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करना है, ये आपने को समझेगा। ये होने के बाद अपने लिए आया व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर? 4। पहले जनरल नेचर समझोगे, दूसरा पॉइंट कंट्रोल रिलेटेड टू ऑडिट समझोगे, उसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट समझोगे, और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल समझोगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नेचर केस में। जनरल नेचर केस में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 2 क्वेश्चन तो इजी है। पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, इसके डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का आंसर लिखना है। हाउ मेनी पर्पस आर देयर? 4 पर्पस आर देयर। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगी वो रिलायबल होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एंड लास्ट पॉइंट कंप्लायंस। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। दैट इज कॉल्ड पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। व्हेन आई से पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग कैसे है? ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर के हिसाब से, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट के हिसाब से। अभी अपन सारी चीजें मैनेजमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कितने लिमिटेशंस है? 6 लिमिटेशन दिए हुए हैं। सबसे पहला, इंटरनल कंट्रोल कितना भी रहा तो रीजनेबल एश्योरेंस देगा। सेकंड पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल बनाने वाला जो बंदा है वो भी तो जजमेंट लगा रहा है मालिक इंटरनल कंट्रोल में, तो उससे भी तो गलती हो सकती है। तीसरा सिनारियो, ओके, कहीं ना कहीं जो कंट्रोल फॉलो करता होगा उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, वो समझ में नहीं आ रहा होगा उसको ये कंट्रोल मैं क्यों फॉलो कर रहा हूं, रिव्यू क्यों कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। चौथा कॉन्सेप्ट अपने लिए वापस है कोलिजन होने की संभावना है। पांचवा पॉइंट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट के पास, क्योंकि कंट्रोल बनाने वाला कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि वो कंट्रोल को बाईपास कर सके, वो अपना जजमेंट लगाए और यहां पर बाईपास हो सके, वो अपने आप को ओके कॉन्सेप्ट लूप और मतलब लूप होल्स रख देवे एंड अदर थिंग्स, उसके वजह से बाईपास कर सके। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल फॉर्मली होना बहुत मुश्किल होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने लिमिटेशंस का देखा था। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन था ओके कंट्रोल रिलेटेड टू ऑडिट। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड। ये बहुत तोड़ क्वेश्चन है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर अप्लाइंग द ऑडिटर जजमेंट, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर अप्लाइंग द ऑडिटर जजमेंट टू अंडरस्टैंड द ऑडिट द कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट। वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? फैक्टर्स टू अप्लाइड फॉर ऑडिटर जजमेंट, ऑडिटर का जजमेंट लगाने के लिए, ताकि उसको समझे कि ये कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट है या कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है। कौन से फैक्टर ध्यान में रखेगा? टोटल 9 फैक्टर्स होंगे, तीन टुकड़ों में डिवाइड करोगे। पहले 3 जो जनरल ऑडिट के हैं, सबसे पहले आपका रहेगा मटेरियलिटी, दूसरा रहेगा रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, और तीसरा कंट्रोल्स जो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है, विच विल बी प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहले 3 पॉइंट। तो मटेरियलिटी, रिस्क एंड प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग, कंट्रोल्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट 3 पॉइंट बिजनेस के हिसाब से ध्यान रखिए, नेचर क्या है, साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके, साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट समझिए। और उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से देखना लीगल रिक्वायरमेंट की है कि जरूरत है कि नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट बोल रहा होगा आपको करना है, भले ही वो रिलेवेंट नहीं होगा फिर भी आपको करना पड़ेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको रहेगा कि यहां पर ओके अगर अपनी एंटिटी, अपना क्लाइंट किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करता है तो उसको कैसे यूज किया जाएगा। दैट इज योर फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स है जिससे ऑडिटर के जजमेंट को अप्लाई किया जाएगा कि व्हाट आर द जजमेंट विच आर द कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट। इसके लिए इन्होंने 4 एग्जांपल भी दिए थे। कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी का दिया था, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स के दिए थे, नॉट रिलेवेंट क्या है उसको चेक ही नहीं करना है आपने, लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि इसको चेक करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो गया आपका फैक्टर्स व्हिच आर फोकसिंग ऑन कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट, ऑडिटर का जजमेंट लगाने के लिए। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, किस तरह से इंटरनल कंट्रोल को समझे। तो इसके लिए आंसर 5 था। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या पता करना है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। दूसरा, क्योंकि अपन आरएमएम की बात कर रहे हैं तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन कैसा हुआ है। दूसरा पॉइंट, अपन जब भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे हम लोग इंक्वायरी से खाली सेटिस्फाई नहीं होंगे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन की बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सही है या नहीं है, ये पॉइंट अपन को ध्यान में रखना होगा। इसके वजह से अपन देखेंगे नेचर एंड एक्सटेंट। वापस मैं बता रहा हूं, नेचर एंड एक्सटेंट मतलब क्या, प्रोसीजर क्या यूज करेंगे, एक्सटेंट कितना ज्यादा करे या कम करे, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ज्यादा करे या कम करे उसके बारे में बात की हुई है, तो इन लोग ने नेचर एंड एक्सटेंट के पर ये काम किया हुआ है। उसके बाद आपके पास आया कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ये 5 चीजें। तो इसके बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन रहेंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट में कितने क्वेश्चन है? 2 चीजें हैं। सबसे पहला, कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या-क्या चीजें इंक्लूडेड है और एलिमेंट्स क्या है। क्या-क्या चीजें इंक्लूडेड है मालिक? सबसे पहली चीज ये है कि क्या-क्या व्हाट आर इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, ये पहला इंक्लूडेड है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड ओके एक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ओके, और उसके बाद देखना है ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स कैसा है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, एंड दैट इज कॉल्ड टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 चीजें कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। ओके, उसके बाद बात किया है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। एकदम थोड़ी सी है। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होगा मालिक? लॉजिकली देखिए, सबसे
पहले आप ये समझिए एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज कैसे है। उसके बाद देखिए जो कंपिटेंट पर्सन, जो पर्सन काम कर रहे हैं वो कंपिटेंट है कि नहीं है। तीसरा गवर्नेंस फंक्शन के बारे में बात कीजिए। चौथा पॉइंट मैनेजमेंट के कंपिटेंस के बारे में बात कीजिए, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और मैनेजमेंट कैसा है। पांचवा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी के बारे में कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिवाइडेड है कि नहीं है, यानी टॉप मिडिल लोअर ये बराबर डिवाइडेड है कि नहीं, ये पता करिए। और ये होने के बाद इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता करिए यहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि नहीं है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में कितने एलिमेंट्स है, एकदम थोड़ी सी है। सबसे पहले पता करिए ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल वैल्यूज, इंटीग्रिटी ये सब है कि नहीं है। सेकंड ये याद रखना, ये पता करना है, इससे हम लोग ऑडिट नहीं कर रहे हैं, मालिक एकदम याद रखना, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए रोल नहीं प्ले कर रहा है, लेकिन इससे अपने को समझेगा रिस्क ज्यादा है या कम है ये एरिया में। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इथिकल वैल्यू, इंटीग्रिटी वैल्यू है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कंपिटेंस ऑफ पर्सन है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे गवर्नेंस फंक्शन कैसे कर रहा है, गवर्नेंस टीसीडब्ल्यू कैसे काम कर रहा है। चौथा पॉइंट अपन क्या देखेंगे, मैनेजमेंट कैसा है, यहां पर मैनेजमेंट की फिलोसॉफी क्या है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मल है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे एचआर पॉलिसीज क्या है। ये पॉइंट होने के बाद आपका आ जाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहां पर अभी रिस्क असेसमेंट कौन करने वाला है, मैनेजमेंट करने वाला है। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है कि मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट कैसे करेगा। तो चार चीजें देखनी होगी, आइडेंटिफाई करना है, ओके आइडेंटिफाई मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है रिस्क को। सेकंड पॉइंट मैनेजमेंट कैसे एस्टिमेट करता है रिस्क को, मैनेजमेंट कैसे लाइक्लीहुड पता करता है और मैनेजमेंट क्या एक्शन लेता है। चार चीजें आइडेंटिफाई, एस्टिमेट, लाइक्लीहुड एंड एक्शंस क्या लेता है मैनेजमेंट लेता है, इसके बारे में समझिए। ये होने के बाद अपन ने बात की थी दो चीजों में, एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एक है कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या पता करना होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैसे यूज करती है उसके बारे में पता करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से प्रोसेस करते हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। सेकंड पॉइंट ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए व्हाट आर द प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स है इनके ट्रांजैक्शन जिससे इनिशिएट होते हैं, करेक्ट होते हैं, रेक्टिफाइड होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ये पता करिए। तीसरा इसके रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कोई रखे जाते हैं क्या, वो पता करिए। तो पहले तीन पॉइंट, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ये पता करिए। उसके रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कोई है तो ये पता करिए। उसके बाद और पता करिए इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा कैप्चर कैसे करता है और उसको स्टोर कैसे करता है। उसके बाद और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पता करिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, यानी ओके ट्रायल बैलेंस बना, लेजर्स बने, ट्रायल बैलेंस बना, पीएनएल बना, बैलेंस शीट बना, इसका पूरा प्रोसीजर समझिए। और इसके बाद ये समझिए कोई जर्नल एंट्री जो ईयर एंड में पास होती है उसके बारे में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड लास्ट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को चेक कीजिए। ये टोटल तेरे लिए 6 पॉइंट होंगे। ये किसके लिए मालिक, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए। ये होने के बाद तेरे लिए कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन तेरे दो तरह के हो सकते हैं, पहला एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरा इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है। इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू। तो यहां पर 5 चीजें तेरे को देखनी है। सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी बराबर डिवाइड है क्या। सेकंड पॉइंट जब कम्युनिकेशन करेंगे तो रिलेटेड ऑफ एक्टिविटीज कम्युनिकेट की जा रही है क्या। तीसरा सिनेरियो पॉलिसीज है क्या, यानी मैनुअल्स है क्या। कम्युनिकेशन का कोई तो फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा मन किया वो कम्युनिकेशन करेगा ऐसा नहीं होगा ना। चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन ओपन रखा गया, ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, यानी अगर आपको याद होगा विसल ब्लोअर पॉलिसी, यार कम्युनिकेशन करने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऑडिट कमिटी से या टीसीडब्ल्यू से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंटिटीज में ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा लेस स्ट्रक्चर्ड होगा, दैट्स व्हाट योर डिस्कशन है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बताया। पहला पॉइंट बताया सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, दूसरा पॉइंट बताया है आरएमएम ज्यादा क्यों है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में, और तीसरा पॉइंट बताया आरएमएम ओके जो जजमेंटल ट्रांजैक्शन है उसमें ज्यादा क्यों होता है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, तो अगर आपको याद है कोई क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, यहां पर मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया है पढ़ाते वक्त। ओके स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर के लिए क्या क्या रिस्क होंगे, तो 6 रिस्क याद रखने हैं आपको। पहला होगा रिस्क ऑफ फ्रॉड, दूसरा होगा रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी, तीसरा होगा रिस्क ऑफ एस्टिमेट, चौथा होगा रिस्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, पांचवा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंड नेक्स्ट इज अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन आया है कि आरएमएम ज्यादा क्यों है सर जहां पर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। उसके 4 कारण है। सबसे पहला यहां पर मैनेजमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होगा क्योंकि अनयूजुअल है। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, तो इसमें मैनुअल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि अनयूजुअल है। एंड चौथा पॉइंट इसके लिए कंट्रोल्स नहीं होंगे क्योंकि अनयूजुअल है। अगर यूजुअल होता तो कंट्रोल्स होते थे, इसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स होती थी मालिक। ये होने के बाद आपके लिए और एक क्वेश्चन है आरएमएम ज्यादा क्यों है जजमेंट के पॉइंट में। 2 कारण है। सबसे पहला तेरा और मेरा जजमेंट डिफर होगा, इसीलिए पहला पॉइंट है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करता है, और दूसरा पॉइंट तेरा और मेरा अजम्पशंस अलग रहेगा क्योंकि हम दोनों सब्जेक्टिव होंगे, इसीलिए आरएमएम यहां पर ज्यादा होगा। ये होने के बाद अपन के लिए कॉन्सेप्ट आया दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में 2 चीजें हैं। सबसे पहले व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज व्हिच आर यूज्ड बाय एंटिटी टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कितनी एक्टिविटीज यूज करनी है, 5 एक्टिविटीज। सबसे पहले डिफाइन करो, टाइमली करो। ओके पहले ये पता करो कि भाई मैनेजमेंट ने कैसे डिफाइन किया मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद देखो टाइमली ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट पता करो मैनेजमेंट ये ऑनगोइंग कर रहे हैं, सेपरेट इवैल्यूएशन कर रहे हैं। चौथा मैनेजमेंट इवैल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूडेड है वो पता करो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंटिटीज में इसका चीजें अलग होगी, ये आपने पता करना है। ये होने के बाद आपको ये देखना है कि अगर इंटरनल ऑडिट यूज कर रही है मॉनिटरिंग के लिए तो इंटरनल ऑडिट के कॉन्सेप्ट में क्या कवर होगा। 4 चीजें आपको क्या पता करना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या रिलेवेंट टू ऑडिट है क्या, पहले ये पता करो। दूसरा सिनेरियो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस पता करो। तीसरा पॉइंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है, और चौथा एक्सटर्नल ऑडिटर कितना हद तक इंटरनल ऑडिटर को यूज करना चाहता है, ये डिस्कस किया हुआ है। ये होने के बाद अब कॉन्सेप्ट आया आपका इवैल्यूएशन। अब आते हैं अपन लास्ट पोर्शन पे कंट्रोल के, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में कितनी चीजें आपके लिए 7
7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपने फॉर्मुलेट द प्रोग्राम को छोड़ देना, ये मैंने आपको कल भी बताया। ओके, अब पहला क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स। पहला क्वेश्चन बेनिफिट से कंफ्यूज नहीं होना, बेनिफिट्स इधर भी है और पहले वाले में बेनिफिट्स है, दोनों हाईलाइट किए हुए देखिए। एक क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, एक है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं। ओके, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल अपन ने पहले पढ़ लिया है। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अंडर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर, 8 बेनिफिट्स आप याद रखोगे। पहला पॉइंट, एरर एंड फ्रॉड मिलेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझेगा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन बराबर काम कर रहा है कि नहीं समझेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बराबर है कि नहीं समझेगा, यहां पर एसेट सेफगार्ड हो रहे कि नहीं समझेगा, मैनेजमेंट फंक्शन बराबर कर रहा है कि नहीं मालूम पड़ेगा। ओके, यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दे रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं मुझे समझेगा, और इसके बेसिस पे मुझे मालूम पड़ेगा ऑडिट टेक्निक क्या यूज करनी है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन मैंने टेस्ट किए हुए, उसके बाद क्या समझे, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये कॉन्सेप्ट रहेगा बेनिफिट्स का। ये होने के बाद दूसरा प्रोग्राम का पॉइंट है चैप्टर 2 में देख लेने का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, सो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, 4 मेथड। ओके, तू बोलते जाएगा मैं लिखते जाऊंगा, नैरेटिव मेथड। सेकंड पॉइंट, मेरे पास एक लिस्ट होगी जिससे मैं तेरे से बात करूंगा और हां ना मैं पूछूंगा, दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट। मैं तेरे को दे दूंगा, तू फिल करके देगा, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर्स। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज तू मुझे डायग्राम देगा जिससे मुझे समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट्स। तो 4 चीजें, नैरेटिव मेथड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टीओसी। टीओसी चैप्टर 3 के अलावा 2 क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन आता है टीओसी में इंक्लूड क्या क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन और एक है टीओसी किसमें इफेक्टिवनेस किसका किसका चेक करेंगे। तो याद रखना टीओसी में इफेक्टिवनेस 2 चीजों का चेक करोगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिजाइन का और दूसरा कॉन्सेप्ट है ओके इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का चेक करोगे, ऑपरेशन का चेक करोगे। और ये होने का टीओसी में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, 4 चीजें इंक्लूडेड होगी। पहला होगा इंक्वायरी, दूसरा होगा इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, ओके इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, एंड लास्ट पॉइंट इज रीपरफॉर्मेंस। और इसके साथ याद रखना अगर कंप्यूटर सिस्टम यूज किया गया है तो आपको एडिशनल कंट्रोल टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सब टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल का पॉइंट है, और इसके अंदर मैंने आपको एमसीक्यू में कैसे आ सकता है ये मैंने आपको लेक्चर में बता दिया है। आपने वो एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपने बहुत अच्छे से नोट करना है मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईटी का अगर यूज करते हैं इंटरनल कंट्रोल में, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो कितने बेनिफिट याद रखेगा, 6, कितने डिसएडवांटेजेस याद रखेगा, 8। पहले 6 बेनिफिट्स क्या है, कंसिस्टेंटली अप्लाइड होता है। सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी बहुत तोड़ होती है, टाइम पे बराबर इंफॉर्मेशन मिलती है। तीसरा, एडिशनल एनालिसिस करने में मिलता है मालिक। चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉनिटरिंग आसान हो जाता है। तो पांचवा पॉइंट, रिस्क कम हो जाता है सर्कमवेंट होने के यानी कंट्रोल बाईपास होने के। एंड लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आईटी इन सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहला डिसएडवांटेज क्या है, अगर सॉफ्टवेयर अगर गलत काम कर रहा होगा तो कंसिस्टेंटली गलत करेगा, तो यू आर रिलाइंग ऑन रॉन्ग सॉफ्टवेयर। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा। तीसरा पॉइंट, एक्सेस राइट दिया जाएगा। चौथा पांचवा, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन किसमें, मास्टर डेटा में और सिस्टम में या प्रोग्राम में। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है अनऑथराइज्ड चेंज हो सकते हैं, चेंज करने थे लेकिन अपन फेल हो गए चेंज करने के लिए, तो वी हैव फेल्ड टू अपडेट द चेंजेस। नेक्स्ट 2 पॉइंट है, एक है यहां पर इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने लिए आता है इनएबिलिटी टू एक्सेस द डेटा। ये कॉन्सेप्ट होता है आईटी सिस्टम्स का। और इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट था ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी। ऑडिट रिस्क एंड के कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा, ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी, ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है जो अपने ऑलरेडी चैप्टर 3 में देखा। ये कब कब दिखना होता है, तो जब अपन आइडेंटिफाई एंड एसेस आरएमए करेंगे तब दिखना होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तब दिखना होता है, और जब हम लोग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे तब दिखना होता है। तो 3 चीजें आपको याद होगी ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी में, और ये आपका चैप्टर 2 में ज्यादा डिटेल में कवर होगा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में। और ये होने के बाद आपके लिए और एक कॉन्सेप्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्क। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्क कितनी चीजें होगी, 4। पहला पॉइंट है डिस्कशन, सेकंड पॉइंट है एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, क्या तुम्हारा डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट के साथ उसको डॉक्यूमेंट करिए, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट को समझा उसको डॉक्यूमेंट करिए, आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किया उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, और कंट्रोल क्या समझे उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। दैट्स योर कंटेंट ऑफ योर कंट्रोल्स। यहां पर अपना सबसे बड़ा पोर्शन खत्म होता है मालिक, एंड दैट्स कंट्रोल। ये कल भी मैंने रिवाइज किया और आज भी मैंने आपको कंट्रोल के पॉइंट पे रिवाइज करा दिया मालिक। और ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में मैंने बताया आपके इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन देखने हैं, 2 क्वेश्चन। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट देखिए, और दूसरा क्वेश्चन स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट देखिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए अगर आपको याद है 25, 50, 100, 200 ये कॉन्सेप्ट देखा था, और प्राइवेट कंपनी के लिए 100 और 200 का कॉन्सेप्ट अपन ने डिफाइन किया हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट के बाद अपने लिए आया था हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर, तो सीए, सीए, सीडब्ल्यूए कैन बी इंटरनल ऑडिटर और एनी अदर प्रोफेशनल। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैन द एम्प्लॉय बी एन इंटरनल ऑडिटर, आंसर इज यस। ओके, कैन बी इंटरनल ऑडिटर बी अदर पर्सन देन एम्प्लॉय, आंसर इज यस, नो प्रॉब्लम। यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिपेंड ऑन बोर्ड, हु विल डिसाइड, बोर्ड विल डिसाइड। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अगर आपको याद है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या था, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट था, 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले गवर्नेंस, दूसरा था रिस्क मैनेजमेंट एंड तीसरा था कंट्रोल। और कंट्रोल के अंदर 4 चीजें थी। अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे बताया था EERR। ई का आर क्या मतलब है, ई का मतलब है इवैल्यूएशन, दूसरा ई का मतलब है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। RR रिव्यू ऑफ कंप्लायंस एंड रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात खत्म, ये इंटरनल ऑडिट है। इसके बाद आपके लिए 2 आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFC एंड ICFOR। तो इंटरनल फाइनेंशियल
कंट्रोल मतलब क्या होता है? जो कंट्रोल मैनेजमेंट डालता है फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन दिखते हैं, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने के पॉइंट दिखते हैं, और यहां पर टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन मैटर करता है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स मैटर करता है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर देखेगा। याद रखना, आईएफसी का कंसर्न किससे है? 134 से है, और आईसीओएफआर का कंसर्न किससे है? 143 से है। ऑडिटर देखेगा इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा है, जहां पर इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हुए हैं, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इनके साथ बराबर मैच कर रहे हैं कि नहीं। दैट्स ए कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट हुआ चैप्टर 4 के लिए। मेरे ख्याल से तोड़ मालिक, ओके, मेरे ख्याल से सबके दिमाग में तोड़ बैठा होगा, और ये चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए, वन ऑफ द मेन चैप्टर ध्यान रखने के लिए।